हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मोशन बायोलॉजी। तो बच्चों, आज फिर एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और मजेदार है। बहुत सारे स्टूडेंट इस चैप्टर से डरते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल है, कहेंगे कॉन्सेप्ट है इसमें। क्योंकि जो हम अभी पिछला जो चैप्टर पढ़कर आ रहे हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वो चैप्टर जिसने अच्छे से पढ़ लिया ना, तो उसका कल्याण है इस चैप्टर में। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा सकें। ये चैप्टर चाहे आपके मेडिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो बहुत ही छोटा चैप्टर है, बट बहुत सारे क्वेश्चन आपके मेडिकल एग्जाम यानी नीट एग्जाम और साथ में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, बिना देरी किए हुए चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे और इसके बारे में समझेंगे कि ये चैप्टर क्या है, किस प्रकार से ये हमारे जीवन में कब से आया है, किस प्रकार से सब कुछ बारीकी से अध्ययन करेंगे। कैसे क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में पूछे जाएंगे, कहां से पूछे जाएंगे, उसको भी अंडरलाइन कराएंगे और फोकस के साथ बने रहिए। बच्चों, हम प्रॉमिस करते हैं कि ये 2 चैप्टर इस यूनिट का आपको बड़ा मजा आएगा और साथ में आपका जो डर है वो हमेशा के लिए भाग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप सबको पता होगा, मेरा नाम अंगद यादव, और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। पहले तो यूनिट नंबर देख लेते हैं। यूनिट नंबर 9 है और उसके बाद यूनिट का नाम है बायोटेक्नोलॉजी, जिसकी हिंदी है जैव प्रौद्योगिकी, जिसके अंतर्गत बच्चों हमें 2 चैप्टर पढ़ने हैं। सबसे पहले हम पहले चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। चैप्टर नंबर 11 है जैव प्रौद्योगिकी, जो जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम, इंग्लिश में इसको बोलेंगे बच्चों बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो हम इस पूरे चैप्टर में देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी क्या है, उसके सिद्धांत क्या है और उसके प्रोसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। पहला दिन है और इस चैप्टर की शुरुआत, और आपको पता है कि चैप्टर की शुरुआत में हम पूरी भूमिका पढ़ेंगे कि हमें क्यों पढ़ना है इस चैप्टर को, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंटरेस्टिंग है। तो बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात करें यानी जैव प्रौद्योगिकी की बात करें, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो जैव प्रौद्योगिकी है वो हमारे बीच में, हम साइंटिस्टों ने, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके बारे में जाना पिछले कुछ 100 वर्षों में, कुछ नहीं 100 वर्षों में मान सकते हैं, यानी 100 वर्षों में वैज्ञानिकों ने जैव प्रौद्योगिकी के बारे में माना यानी जाना। लेकिन यह हमारे जीवन में आज से नहीं, जब से मानव सभ्यता है तब से है। हर एक प्रोसेस जो हमारे जीवन में लगभग मैक्सिमम जो प्रोसेस हो रहे हैं, जो कार्य हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक बायोटेक्नोलॉजी है, एक जैव प्रौद्योगिकी है। जैसा कि हम सभी को पता है कि महाभारत और या फिर श्री कृष्ण जैसे जो गुरु ग्रंथ वगैरह हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसे पेय पदार्थों के इतिहास में अगर हम चले जाएं तो उसमें हमें कुछ पेय पदार्थों के नाम पता हैं, अभी बताएंगे आपको हम, जिससे आपको लगेगा कि नहीं, हाँ, हम जैव प्रौद्योगिकी से आज से नहीं जुड़े हैं, हम कुछ वर्षों से नहीं जुड़े हैं, बल्कि हजारों वर्षों से हमारा इसका नाता है। हालांकि हम इसके बारे में आज के डेट में जान सके, यानी कि हम पिछले 100 वर्षों से जान सके हैं, ये बात की बात है, लेकिन इसका नाता मानव जीवन से, मानव सभ्यता से बहुत पुराना है। जैसे में कुछ एग्जाम्पल देते हैं, दूध से दही का बनना क्या है, वो भी एक जैव प्रौद्योगिकी है। और शराब बनाना वो भी क्या है, एक जैव प्रौद्योगिकी है। हम लोग जो इडली, डोसा, सांभर और उसके बाद ब्रेड वगैरह जो भी कुछ खाते हैं बच्चों, वो भी जो बनाने का प्रोसेस होता है वो भी क्या है, एक जैव प्रौद्योगिकी है। इसके साथ ही आज हमारे जीवन में बहुत सारी मेडिसिन, वैक्सीन और यहां तक कि हमारे पर्यावरण को प्योर करना, जो इन्वायरमेंट है उसको शुद्ध करने का काम, और जल प्रदूषण को रोकने का, वायु प्रदूषण रोकने का, जो बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जिसमें बायोटेक्नोलॉजी का डायरेक्टली इन्वॉल्वेशन होता है। ये कह सकते हैं कि साइंस में क्रांति लाया। ठीक है, एक पूरी तरीके से साइंस को बदलने का काम किया है। ठीक है, कौन? जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी। अब इसके बारे में बहुत बड़ाई कर रहे हैं हम, इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी वास्तव में है क्या। यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि हम बायोलॉजी में टेक्निकल चीज पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स कि बायोलॉजी में हम इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, यानी कि बायोलॉजी में इंजीनियर। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, बायोलॉजी में भी इंजीनियरिंग। बहुत अच्छा टॉपिक है। और ये चैप्टर जो आपको यहां पर 2 चैप्टर मिलेंगे आगे, आप जैसे ही बीएससी में अगर मेडिकल की तैयारी कर रहे तो बेटर है कि आप एमबीबीएस में जाएंगे, या फिर आपका जो कोर्स हो सकता है कि आप बीएससी जाएंगे तो वहां भी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना पड़ता है। और अगर आप मास्टर डिग्री करने जाएंगे यानी कि एमएससी करने जाएंगे तो वहां पर मास्टर ऑफ साइंस केवल बायोटेक्नोलॉजी से होता है।
पिछले कुछ वर्षों में बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी बहुत तेजी के साथ विकसित हुआ है, क्योंकि आज के युग में जो मानव की जो चाहत है, कह सकते हैं जो मानव की जनसंख्या है, वो इतनी तेजी के साथ बढ़ी है कि हमें खाना भोजन खाना भोजन एक ही होता है, यानी भोजन और उसके साथ कपड़े, दवाइयां, तमाम चीज जो हमारे दैनिक जीवन को सुलभ और आसान बनाती है, उसमें बहुत बड़ा रोल है बायोटेक्नोलॉजी का। यानी हरित क्रांति का आना, मतलब जो हरित क्रांति लाया गया और उसके साथ ही बहुत सारे वैक्सीन डिस्कवर किए गए, सब कुछ क्या है, एवरीथिंग इज आर बायोटेक्नोलॉजी। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइंस इन द बायोलॉजी, कह सकते हैं बायोलॉजी के एक ब्रांच कह सकते हैं इसको, जो कि हमारे साइंस बायोलॉजी में एक नई क्रांति लाया है, मानव सभ्यता, मानव जीवन में एक आसान रास्ता बनाया है। तो बड़ाई तो हो गई बहुत, और इसके बारे में हम सब कुछ समझते हैं धीरे धीरे करके। तो इसका एक डिफिनीशन दिया गया है बच्चों, उस डिफिनीशन को हम आपके एनसीईआरटी बुक में सबसे पहले प्रेफरेंस करेंगे कि आप सभी प्यारे बच्चों अपनी प्यारी सी एनसीईआरटी बुक लेकर आइए, क्योंकि आप सबको पता है कि चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर लोगों को डराता है ना। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें डरते हैं बच्चों, बहुत स्टूडेंट डरते हैं, लगता है कि ये फोबिया उनको है इस चैप्टर से बायोलॉजी में, बट ऐसा है कुछ नहीं। हम गारंटी ले रहे हैं कि अगर आप मेरे साथ रिवीजन करते चलिए और हर एक टॉपिक को बड़े ध्यान से समझते चलिए, तो पक्का है कि ये चैप्टर डराएगा नहीं, बल्कि इतना मजा आएगा इस चैप्टर पढ़ने में ना कि आप कहेंगे कि इससे अच्छा चैप्टर पूरे बायोलॉजी में नहीं है ना। सच में नहीं है बच्चों, सच में नहीं है। सच में ये एकदम दिमाग का खेल, कंसेप्चुअल और क्या क्या होगा, बड़ा मजा आएगा आगे पढ़ेंगे एक एक करके। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं पहले। जैव प्रौद्योगिकी का डिफिनीशन ऑलरेडी हमने यहां पर लिख रखा है, आपके एनसीईआरटी बुक में सबसे नीचे देखने को मिल जाएगा। जैव प्रौद्योगिकी का जो डिफिनीशन देने का काम जिसने किया है वो कौन किया है, EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो सबसे पहला बच्चों क्वेश्चन यही नीड से बन जाता है कि किसने बायोटेक्नोलॉजी के डिफिनेशन को दिया है, EFB, या जिसका पूरा नाम है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यानी यूरोप के देशों में सबसे पहले जो है बायोटेक्नोलॉजी को बहुत ही अच्छे तरीके से जाना गया, समझा गया, और साइंटिस्टों ने समझा कि एक ऐसा साइंस है, एक ऐसा मतलब बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच हम इसको मान सकते हैं, मान सकते क्या है ही, ठीक है, और ये हमारे जीवन में क्रांति लाएगा, मतलब बहुत कुछ बदलेगा, और इसके बिना आगे का जीवन शायद संभव नहीं है। और सन 1970 ईस्वी की बात अगर हम करें, 1970 जो ईयर है वो बायोटेक्नोलॉजी का ईयर माना जाता है। 1970 ईस्वी जो है बायोटेक्नोलॉजी का एक, मतलब कहा जाता है कि बायोटेक्नोलॉजी का ईयर है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं बच्चों, ध्यान से समझते रहिएगा, लिखना चाहते हैं तो जरूर लिखिएगा। बायोटेक्नोलॉजी एक ट्रू साइंस नहीं है, मतलब एक कह सकते हैं कि एक ही माध्यम में काम करने वाला साइंस नहीं, बल्कि ये डिफरेंट हर क्षेत्र में काम करने वाला एक साइंस हो जाता है। यानी कि ये बायोलॉजी की तो ब्रांच है, लेकिन ट्रू साइंस नहीं माना जाएगा, ये एक अप्लाइड साइंस है। मतलब हम दो चार टॉपिक को लाके यहां पर अप्लाइड करेंगे, कहीं हो सकता है प्लांट में हम काम करने चले जाए, कहीं हो सकता है कि इन्वायरमेंट को हम सेव करने में चले जाएं, हो सकता है मेडिसिन बनाने में चले जाएं, हो सकता है केमिस्ट्री में चले जाएं, है ना, हो सकता है कि हम बायोलॉजी में आ जाएं, है ना। तो ये एक ट्रू साइंस नहीं है। जैसे कि अगर हम कहें बायोलॉजी की दो ब्रांच हम पढ़ते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। हम जूलॉजी में क्या पढ़ते हैं, हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, बॉटनी में हम जो है हम केवल और केवल किसके बारे में पढ़ते हैं, पौधों के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, सबको पता है ना। तो उसी प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी में केवल हम प्लांट्स के बारे में या फिर हम केवल और केवल एनिमल्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम यहां पर साइंस को अप्लाइड करेंगे और अप्लाइड करके एक नया चीज बनाएंगे, जो कि हम लेक्चर में देखने वाले हैं, है ना। तो EFB यानी यूरोप कंट्रीज में सबसे पहले मतलब बायोटेक्नोलॉजी को पहचाना गया, एक तरीके से कह सकते हैं। इसके बारे में पढ़ने के लिए या इसके बारे में और इस पे काम करने के लिए लोगों को अवेयर किया है, साइंटिस्टों को अवेयर किया गया, जिससे हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ सके। क्योंकि यह क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि आने वाले समय में इसके बिना जीवन संभव नहीं है। बढ़ती हुई पॉपुलेशन, धरती तो नहीं बढ़ रही ना, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसको भोजन चाहिए, दवाएं चाहिए, ठीक है, कपड़े चाहिए, इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है, तमाम चीजें जो है वो इसी साइंस के थ्रू हम इसका निवारण कर सकते हैं। तो इन्होंने एक डिफिनीशन दिया है, उस डिफिनीशन को देखेंगे और उसके बाद हम आपको एकदम सिंपल सा डिफिनीशन बताएंगे, बहुत ही प्यारा सा, जो आपके दिमाग में टिप करेगा, अच्छा लगेगा आपको। ध्यान से देखेंगे, इन्होंने डिफिनीशन दिया है कि नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए, यानी कि जो हमें कुछ नया प्राप्त हो जाए,
नए उत्पादों तथा सेवाओं के लिए। दैट मीन्स कि हमें कुछ नया मिले, नया कुछ प्रोडक्ट मिले, इसके लिए हम नेचुरल साइंस को यानी प्राकृतिक विज्ञान को जीव कोशिका व इसके अंगों तथा आणविक अनुरूपों का समायोजन करते हैं, उसी को हम जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। डिफिनेशन पल्ले नहीं पड़ रही ना, ध्यान से समझ लीजिए, हम बता रहे हैं, बहुत सिंपल सा है। ये कह रहा है कि हमें कुछ प्राप्त करने के लिए हम नेचुरल साइंस को यानी जो नेचर का जो साइंस है, प्राकृतिक साइंस है, उसमें हम कुछ अपने तकनीक को, है ना, अपने तकनीक को डाल के, है ना, अपना मेथड अपना के हम कुछ नया प्राप्त करेंगे, या चाहे वो डीएनए के लेवल पर हो, चाहे हम वैक्सीन बनाने का काम कर रहे हो, चाहे मेडिसिन बनाने का काम कर रहे हो। ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, हमने क्या बोला कि बायोटेक्नोलॉजी का जो EFB ने जो अपना डिफिनेशन दिया है, इसका एक ही पर्पस है। उन्होंने कहा है साफ साफ कि हमें इस दुनिया में, मतलब इस पृथ्वी पे कुछ नया प्रोडक्ट मिल जाए या कुछ नई सेवाएं हमें सर्विसेज मिल जाए, इसके लिए हम नेचुरल साइंस, जो नेचर ने डेवलप किया है साइंस को, उस नेचुरल साइंस में कुछ अपनी तकनीक ऐड करके उत्पाद प्राप्त करें। यानी एक ऐसा विज्ञान जिसमें हम, सिंपल सा देखिए, 2-3 डिफिनेशन बताएंगे, एकदम सिंपल सा बता रहे हैं। हमने क्या बोला, एक ऐसा विज्ञान जिसमें हम प्राकृतिक विज्ञान में अपनी तकनीक को ऐड करके नए प्रोडक्ट का उत्पादन करें, उसी को हम जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। सिंपल सा है, बहुत आसान है ना। एक ऐसा विज्ञान जिसमें हम नेचुरल साइंस को, जो नेचर ने साइंस बनाया है, उस साइंस में अपने दिमाग को ऐड करें, कुछ तकनीकों को ऐड करें, जिससे हम कुछ नया उत्पाद प्राप्त कर सके जो मानव हित के लिए बहुत ही उपयोगी हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। कैसा लगा डिफिनेशन? अच्छा लगा? थोड़ा सा टफ। एक डिफिनेशन है, एक तो अभी जो हम बताए वो, और एक और बता रहे हैं, तीसरा डिफिनेशन, सिंपल सा, बहुत ही सिंपल है ना। बोर्ड एग्जाम में 1 लाइन का लिखने वाला है। शब्द पर जाइए, हेडिंग क्या है, जैव प्रौद्योगिकी। इंग्लिश में क्या कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। सीधा सा मतलब है जीव विज्ञान, यानी कि हमें इसमें ऐड करेंगे जो हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, सिंपल सा है। यानी बायोटेक्नोलॉजी का डिफिनेशन क्या है, जीव विज्ञान की ऐसी शाखा, क्योंकि ये जीव विज्ञान की शाखा है ना, जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम जीवों का प्रयोग करके और कुछ तकनीक का प्रयोग करके नए उत्पाद को प्राप्त करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, जैव प्रौद्योगिकी। या जीवों में तकनीकी का प्रयोग करके एक नए उत्पाद को प्राप्त करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी। अगेन एक बार रिवाइज करते हैं बच्चों, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, और अगर आसान लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। हमने क्या बोला, जैव प्रौद्योगिकी यानी जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें हम जीव को और एक अपनी तकनीक को ऐड करके एक नया उत्पाद प्राप्त करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। ठीक, समझ गए? तो एनसीईआरटी का डिफिनेशन डरावना, कोई डरावना नहीं, सिंपल सा ये भी है। 2 डिफिनेशन हमने बताया, कोई भी एक याद कर लीजिए, अच्छा है। वैसे तो हम कहेंगे ये चीज याद करिएगा, मेडिकल एग्जाम यानी नीट एग्जाम के लिए EFB जैव प्रौद्योगिकी परिभाषा किसने दिया सबसे पहले, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने दिया है बच्चों। और बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा रास्ता आने वाले समय में बन रहा है कि यहां पर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी लोगों को जाने की, एक साइंटिस्ट बनने की, है ना। हम बायोलॉजी चुनते हैं, सब्जेक्ट बायोलॉजी चुनते हैं, तो हम समझते हैं कि मतलब आगे का रास्ता सब एकदम नैरो है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही ब्रॉड रास्ता है। आप कहीं पर जाइए, मैक्रोबायोलॉजी में जा सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी एक ये रास्ता हो गया। आप BSc वगैरह करके आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, आप मेडिकल में जा सकते हैं। इनफैक्ट बायोटेक्नोलॉजी जो करता है वो IIT भी कर सकता है, IIT जैम वगैरह होता है बच्चों, है ना। रास्ता छोटा नहीं है, रास्ता बहुत है, बहुत रास्ते हैं। बस ये फर्क होता है कि आपके अंदर जो है आपका सपना, आपका लक्ष्य क्या है, और आपको उसी के लिए काम करना पड़ेगा, तभी आप उस रास्ते पे आगे जा पाएंगे। तो चलिए बिना बकवास के एक और पॉइंट को डिस्कस करते हैं बच्चों। हमारी अगली पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और नीट एग्जाम का क्वेश्चन कई बार बना है और हमने इसको पिक किया है, शायद आप स्किप करेंगे, बट जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, यूनिट स्टार्ट हुआ, तो वहीं पर 2 साइंटिस्ट के नाम है और उनके काम बड़े इंपॉर्टेंट है। हम 1969 की बात करेंगे। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है हर्बर्ट बोयर। नाम याद रखिएगा बच्चों, कंफ्यूजन नहीं रखना है। हर्बर्ट बोयर ने ई कोलाई जीवाणु में, ई कोलाई बड़ा इंपॉर्टेंट जीवाणु है ना, बहुत जगह आता है बेचारा बेचारा क्या हमारे पास है, और इसका बहुत ज्यादा रोल है हमारे जीवन में, तो इसको भूलिएगा मत, पूरा नाम इसका मत भूलिएगा। 1969 में हर्बर्ट बोयर ने ई कोलाई जीवाणु में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी प्रतिबंधन एंजाइम का पता लगाया। पहले तो एंजाइम जैसे एक एक्सोन्यूक्लियस होता है जो डीएनए को बाहर से काटता है, और एक होता है एंडोन्यूक्लियस जो डीएनए को अंदर से काटता है। अब हर्बर्ट बोयर ने ई कोलाई बैक्टीरिया में ऐसे एंजाइम का पता लगाया,
ठीक है, एक ऐसे एंजाइम का पता लगाया जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नाम दिया, यानी कि एक ऐसा एंजाइम जो डीएनए खंड को एक स्पेसिफिक जगह से काटता हो। क्या समझे? समझ में आ रहा है कि नहीं जा रहा है? सुनिए मेरी बात ध्यान से, है ना। हमने क्या बोला? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यानी प्रतिबंधन एंजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जो डीएनए खंड को एक विशेष जगह से काटता है, एक विशेष यानी एक स्पेसिफिक जगह से काटता है। मतलब उसको ये पता है कि मुझको यहीं से काटना है, दुनिया पलट जाएगी लेकिन वो वहीं से काटेगा। समझ रहे हैं ना? देखिए ध्यान से देखिएगा, जैसे ये डीएनए खंड है, ये डीएनए खंड है, ओके, और एक ऐसा कोई एंजाइम है, जैसे अभी आगे हम पढ़ेंगे इको आर फर्स्ट जो है, उसके अलावा बहुत सारे एंजाइम हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, चिंता मत करिए। जैसे एक ऐसा एंजाइम, पहले तो एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है? बाहर से काटता है। एंडोन्यूक्लियस डीएनए को अंदर से कहीं से भी काट सकता है, जो एंडो होता है वो कहीं से काट सकता है। लेकिन जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इसका एक जगह फिक्स होगा, कोई भी एक जगह फिक्स होगा जो कि उसको उसी जगह से काटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो उसी जगह से काटेगा, इसलिए इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। और इसको डीएनए की कैंची भी कहते हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट है, यहां से नीट एग्जाम के देखिए कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। हर्बर्ट पूछेगा कि किसने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज की है, तो नाम याद रखिएगा, किसने की है? हर्बर्ट बोयर ने, है ना। उन्होंने पता लगाया कि डीएनए स्पेसिफिक प्लेस से काटा जा सकता है और वो उस एंजाइम का नाम उन्होंने दे दिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। आई थिंक आप लोग इसको जान लेंगे, है ना। कोई दिक्कत यहां तक आई थिंक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एंजाइम के बारे में पता लगाने वाले वैज्ञानिक कौन है? हर्बर्ट बोयर। और किस जीवाणु से निकाला गया था? ई कोलाई से। तो ये तीन क्वेश्चन है, हर्बर्ट बोयर, ई कोलाई, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ओके। दूसरे नोट पर आते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साइंटिस्ट हैं, कौन है? उनका नाम स्टैनले कोहन, ठीक है। स्टैनले कोहन ने बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होता है, सबको पता है ना, बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होता है। चलिए क्वेश्चन दे देते हैं, बैक्टीरिया में जो प्लाज्मिड होता है वो मतलब वो क्या होता है, ठीक है। बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड होता है वो क्या होता है, बस कमेंट बॉक्स में उसका आंसर चाहिए, आई थिंक सबको आएगा। तो स्टैनले कोहन ने बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को सेल से बाहर निकाल के फिर उसको अंदर प्रवेश कराने की विधि विकसित कर ली। ये दोनों साइंटिस्ट जान लो कि बायोटेक्नोलॉजी में कहते हैं ना कि जैसे आग जल रही उसमें घी डाल दो, आग तेज से जलती है, उसी प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी को एक नया रास्ता दिखाने का काम किया है इन दो महान वैज्ञानिकों ने। एक वैज्ञानिक का नाम है हर्बर्ट बोयर, और हर्बर्ट बोयर का काम जानते हैं? हर्बर्ट बोयर का काम सबको पता होना चाहिए, इसभी भी पता होना चाहिए, मतलब कि सन में 1969 में इनका एक काम है, कौन सा? इन्होंने ई कोलाई जीवाणु के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का पता लगाया, यानी ऐसा एंजाइम होता है जो डीएनए खंड को एक ही जगह से काटेगा, दुनिया पलट जाए लेकिन काटेगा तो उसी जगह से। समझ गए? और कोहेन, स्टैनले कोहन ने एक ऐसी विधि निकाली कि एक जीवाणु कोशिका होती है, आप सबको पता है ना, जो जीवाणु कोशिका होती है, इस जीवाणु कोशिका में एक इसका जीनोमिक डीएनए होता है और एक इसका एक्स्ट्रा डीएनए होता है ना। जो एक्स्ट्रा डीएनए होता है इसी को क्या बोलते हैं? सर्कुलर डीएनए को प्लाज्मिड बोला जाता है बच्चों। इसी प्लाज्मिड को कोहन ने क्या किया? यहां से बाहर निकालने की विधि और फिर इसको अंदर डालने की विधि भी पता लगा ली, ठीक है। यानी कोहन ने प्लाज्मिड को बाहर निकालना और फिर बैक्टीरिया के अंदर फिर से ट्रांसफर करने की विधि विकसित कर ली। किसने? कोहन ने। एंजाइम का पता किसने लगाया बताइए? हर्बर्ट बोयर ने। अब बच्चों ध्यान से समझिए, यही पॉइंट है बच्चों, ये जो 2-3 क्लास है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही जिसने समझ लिया बस ये तो एकदम हलवा हो जाएगा, एकदम हाथ पे रखा हुआ नंबर है सब, ठीक है। तो अब समझिए थोड़ा सा, जो बोयर हैं वो तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का पता लगा, दोनों अलग अलग देश के हैं। बोयर ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का पता लगाया और जो कोहेन है वो किसका? वो प्लाज्मिड को अंदर बाहर करने की विधि विकसित कर ली। अब अगर प्लाज्मिड है, अगर जैसे हमने इस प्लाज्मिड को बाहर निकाला, जैसे ये प्लाज्मिड है, ठीक है, ये प्लाज्मिड है, हमने इस प्लाज्मिड को बाहर निकाला और आप सबको पता है कि एक इंसुलिन की, मतलब हमारे अंदर जो डायबिटीज रोगी होते हैं उनमें इंसुलिन की कमी होती है। हालांकि हम किसी भी डीएनए को जोड़ सकते हैं, लेकिन हम एग्जांपल ले रहे हैं इंसुलिन का, ठीक है। इंसुलिन के जैसे प्लाज्मिड बाहर निकाल लिया हमने, ठीक है, निकाल लिया हम जो साइंटिस्ट होते हैं वो निकालते हैं, ठीक है। तो निकालने के बाद हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का पता लगा के प्लाज्मिड को कट कर दिए और कट करने के बाद वहां पर एक वांछित डीएनए जोड़ दिया। वांछित डीएनए किसे कहेंगे? जिस जीन को हम प्रवेश कराना चाहते हैं उसी को वांछित डीएनए खंड कहेंगे। आगे जब इसको पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं इंसुलिन, अगर ह्यूमन के बॉडी में अगर डायबिटीज, मतलब ह्यूमन कोई है, कोई भी व्यक्ति अगर बीमार है, डायबिटीज रोगी है, तो उसमें इंसुलिन की कमी होती है और वो इंसुलिन हमें पैंक्रियास से मिलता है। इसका मतलब उस इंसुलिन को बनाने के लिए हमारे डीएनए में कोई खंड होगा। अगर हम वही डीएनए खंड बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करके
हम बाहर इंसुलिन बना लें और इंजेक्शन से प्रवेश कराएं तो बेचारा जो डायबिटीज रोगी है उसका निवारण होगा। आज के डेट में ऐसा ही हो रहा है कि मानव के डीएनए खंड से इंसुलिन बनाया जा रहा है बाहर। कहां पर बाहर? ऐसी विधि है, देखो बच्चों, जीवाणु के अंदर से प्लाज्मिड निकाला गया और उस प्लाज्मिड को एक स्पेसिफिक प्लेस से काटा गया। किस एंजाइम से? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। और फिर वहां पर हम मान लेते हैं यहां पर हमने किसका जीन ऐड कर दिया? इंसुलिन का। अब इस प्लाज्मिड को अंदर ट्रांसफर अगर हम कर देंगे तो ये बैक्टीरिया बार बार अपनी संख्या क्या करेगी? डबल करेगी, रेप्लिकेट करेगी, जिससे हमारे इंसुलिन के डीएनए वाला खंड भी रेप्लिकेट होगा और उससे आरएनए बनेगा और उस आरएनए से क्या बनेगा? हमारा प्रोटीन इंसुलिन बन जाएगा। कितना आसान विधि है ना? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? कितनी आसान विधि है, लेकिन ये देखने में सुनने में जितनी आसान है उतनी आसान होती नहीं है। ठीक है, तो ये दो साइंटिस्ट ने एकदम क्रांतिकारी तरीके से परिवर्तन किया बायोटेक्नोलॉजी में। इनका ही बड़ा रोल है, क्योंकि हर्बर्ट बोयर इन्होंने उस मतलब एंजाइम का पता लगा कि भाई कुछ ऐसे एंजाइम है तो जो डीएनए को एक स्पेसिफिक प्लेस से काटते हैं और जब काटते हैं तो उनके बीच में एक स्टिकी एंड बनता है, यानी चिपचिपा सिरा बन जाता है और उसी चिपचिपे सिरे से हम अपने वांछित डीएनए को भी काट के ऐड कर सकते हैं और ऐड करके हम बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर करने यानी निकालने और अंदर करने की विधि किसने खोज रखी थी? स्टैनले कोहन ने, और बोयर ने एंजाइम को। और दोनों लोगों का कॉन्सेप्ट मिलाकर हम बायोटेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन किए। समझ गए इतनी बात को? आगे बच्चों आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर। आप समझ रहे हैं ना, जैसे प्लांट के अंदर कोई जीन नहीं है, हम दूसरे प्लांट के अंदर से उस जीन को ट्रांसफर कर सकते हैं आज बायोटेक्नोलॉजी से। हमारे डीएनए में कोई जीन नहीं है, हमारे डीएनए में ट्रांसफर किया जा सकता है, बट वो लंबे समय तक नहीं रहेगा क्योंकि भ्रूण में ट्रांसफर करना पड़ेगा, एम्ब्रियो में। तो यानी ह्यूमन के अंदर, जैसे अगर कोई बेबी मां के गर्भ में ही है, मतलब कोई बेबी नहीं कहेंगे उसको, भ्रूण कहेंगे, एम्ब्रियो कहेंगे, क्योंकि बेबी बन जाएगा तो फिर वहां पर प्रॉब्लम होगी डीएनए को ट्रांसफर करना। एम्ब्रियो है, अगर उस एम्ब्रियो से, यानी जो स्टेम सेल नाम सुने होंगे, तो स्टेम सेल से अगर हम डीएनए निकाल के और अगर उसमें कोई बीमारी हो, कोई विकार हो उस डीएनए खंड में, वहां पर हम अच्छे वाले डीएनए खंड को ऐड करके बच्चे के एम्ब्रियो में ट्रांसफर कर दे, मतलब एम्ब्रियो में ही ट्रांसफर किया जाएगा। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? जो बच्चे को बीमारी होने वाली थी अब वो नहीं होगी, है ना? थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला है। चिंता मत करिए, हम जो कुछ बता रहे हैं आगे सब कुछ कॉन्सेप्चुअल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बच्चों समझाया गया है। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रखे हैं ना। बहुत आसान है, बहुत आसान है। आई थिंक आपको डिफिनीशन, ये दो पॉइंट, हर्बर्ट बोयर का प्रतिबंधन एंजाइम, स्टैनले कोहन का प्लाज्मिड का अंदर बाहर करने का प्रोसेस तो आ ही गया होगा। और आपको इतनी बात तो समझ में आ गई कि इस चैप्टर में दिमाग लगाना है। तो बच्चों मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में, अगले क्लास में। आई होप सो आप सब लोगों को सबसे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस चैप्टर का नोट्स हम जल्द ही टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। और उन सभी बच्चों से निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग अपने दोस्तों को बताइए, अगर उनको प्रॉब्लम हो रही इस चैप्टर में समझने को, तो आप जरूर उनको इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपको आज का वीडियो समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं, फ्री में मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो फिर एक काम तो कर ही सकते हैं, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। दोस्तों को भी बता दीजिए कि आइए, अगर आपको इस चैप्टर से डर लग रहा है तो आइए हमारे सर के पास, समझाएंगे अच्छे से। तो बच्चों मिलेंगे फिर से एक नए क्लास में, चलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।